आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर, जो कि ईपीएफओ के एग्जाम के लिए वो जरूरी है और वैसे आपको पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या फिर अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो उसको देख लेते हैं। पहले हम बैकग्राउंड स्टडी करते हैं कि देखिए इसे क्या है कि सेटिंग द स्टेज कि जो लेबर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जो कमीशन था ये क्यों बनाया गया था, इसके पीछे पहले पढ़ना पड़ेगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या था। देखिए पहले क्या था, फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप। इसमें क्या था कि जो इंडियाज़ के लेवल लॉज बनाए गए थे 1960s में, मतलब 1947 के बाद जो लॉज बनाए गए थे, वो कहीं न कहीं स्कैटर्स करते थे। बहुत सारे लॉज बनाए गए थे जो डिफरेंट लेजिस्लेशन के थ्रू किसी पर्टिकुलर पार्ट में काम करते थे, बट एक कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव वाला लॉ नहीं था। सो यहाँ पर वो चीज़ होती है, सो मल्टीपल लेजिस्लेशंस हुआ करते, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन एंड गैप इन वर्कर प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो किसी इंडस्ट्री को कहीं पर लोग जो लॉ डिस्कस कर रहा है, कहीं पर कुछ और टैकल कर रहा है, तो कहीं न कहीं पर यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ करती थी। फिर अब बात करते हैं दूसरा जो रीजन था, इट वाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बोथ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द वर्कफोर्स। तो उससे क्या हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, वर्कफोर्स बढ़ती है और मॉडर्न लेबर लॉज की जरूरत पड़ने लगी, बिकॉज जो भी लेबर लॉज बनाए गए थे, जो उससे पहले जो रूल्स रेगुलेशंस हुआ करते थे, ये ब्रिटिश के टाइम पीरियड की बात थी और उनका नेचर क्या था, एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई उनकी डिमांड अलग थी अंग्रेजों की, लेकिन अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है तो वहाँ की डिमांड कुछ और रहेंगी। ठीक है। सो नीड फॉर यूनिटी, the government recognized the urgent need for the comprehensive review to create cohesive labor policies that would serve India's growing economy। तो गवर्नमेंट को भी लगने लगा कि हमें एक ऐसा लो है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है जो आज की नीड को पूरा कर सके। सो दिस आर सम द बैकग्राउंड। अगर हम बात करते हैं कि इस कमीशन के बारे में, तो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, 24 दिसंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको ये याद होना चाहिए कि 1966 में इसको बनाया गया था। तो जो स्टेबलाइज किया गया था 1966, ठीक है, 24 दिसंबर, अंडर डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप। और ये जो भाई साहब जी का नाम है जस्टिस पीवी गजेंद्र गडकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई बताइए कि जो इनके जो चेयरमैन कौन थे या फिर लीडरशिप किन्होंने देखी थी। सो उनका नाम क्या रहेगा, पीवी गजेंद्र गडकर जी। सो मार्किंग अ पिवटल मोमेंट इन इंडियाज लेबर हिस्ट्री। सो द कमीशन वाज टास्क्ड, काम क्या था इस कमीशन का कि भाई आपको एग्जामिन करना था जो भी चीज़ें 1947 की, स्पेशली आफ्टर 1947 जो भी लॉज हैं उनमें क्या चेंजेस किया जाए, जो रिव्यूज को देखना था। सो जो लोग जो लेबर की प्रॉब्लम्स थी उनको स्टडी करनी थी, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, और एक बताना था कि हमें इंडिया की जो लॉज में क्या चेंज करने की जरूरत है। सो फर्स्ट सच कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इंक्वायरी सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये पहला लेबर लॉ था, लेबर कमीशन बनाया गया था। ये पहली बार ऐसा था कि इंडिया के लेवल पर जो इंडिपेंडेंस के बाद ही एक बड़ा लेवल पर काम किया गया था। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इंक्वायरी बनाई गई थी। सो एंड इट वाज कंसिडर एज अ सेटिंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लेबर जूरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ। ये मैंने डाल दिया फोटोग्राफ सो दैट कि आपको देख पाएँ, इनको याद कर पाएँ, इमेज माइंड में रहेगी। सो ये कौन है, जस्टिस पीवी गजलकरकर। सो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। अब हम बात करते हैं कि इन्हें काम कैसा था और इनकी मेथोडोलॉजी कैसी रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो क्या थी कि एक्सटेंसिव कंसल्टेंट्स, मतलब क्या था कि इन्होंने क्या करा, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करा, चाहे वो ट्रेड यूनियन के बारे में बात करें, चाहे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बारे में बात करी जाए और गवर्नमेंट बॉडीज के बारे में बात करें। सबसे जाके स्टडी करी, पूछा गया भाई क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या आप चाहते हो? क्योंकि जब तक जो ग्राउंड लेवल पर जो रिक्वायरमेंट है, वो पता नहीं होगी तो आप कैसे कमीशन में कैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे? तो एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया लेबर लॉज़ को बनाने के लिए, ट्रेड यूनियन हो, चाहे एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वर्कर्स हों, गवर्नमेंट बॉडीज़ हों, इन सबसे डिटेल में डिस्कस की गई। स्पेशलाइज्ड स्टडी ग्रुप्स बनाए गए, सो फॉर्म डेडिकेटेड टीम फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेज स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बहुत सारी डिस्कस करनी थी। भाई इंडस्ट्रियल रिलेशन एक पार्ट हो गया, फिर हो गया वेज स्ट्रक्चर्स अलग पार्ट हो गया, सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क के बारे में बात करनी थी, वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट स्टेट्स में है, तो सब कमिटी बनाई गई कि भाई आप काम ये इसके स्टडी करो, अकेले बंदे काम नहीं होता सारी हर चीज़ें। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ग्रुप स्टडीज़ बनाए गए, जिसके बाद में जाके कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट बनाई गई। लेजिस्लेटिव एनालिसिस किया गया, सो थोरली एग्जामिन लेबर लॉज इनैक्टेड सिंस 1947। 1947 पर जो भी लॉज बनाए गए इनको इसको ढंग से पढ़ा। अब लॉज जो बनाए जाते हैं 2-3 पेज के नहीं होते हैं, 400, 500, 700, 800 पेज के बनाए होते हैं। इवन जो रिपोर्ट है आई थिंक 700 पेज की है। जब मैं डाउनलोड करके सोचा कि इसमें देखता हूँ क्या है, लेकिन जब मैं देखा उसके बाद तो समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन आप समझो। लेकिन यहाँ पे एग्जाम के लिए ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अगर आपको स्टडी करनी है तो 700 पेज पढ़ने पड़ेंगे, वो चीज़ होती है। सो थोरली एग्जामिन लेबर इनएक्टिव laws enacted 1947, assessing their effectiveness and identifying gaps in implementation coverage। और देखा भी कहाँ पर इनको गैप है, कहाँ पर इनको ठीक करने की ज़रूरत है, जब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा।
जहाँ पर जो बात की गई की लेबर जो इश्यूज़ हैं, क्या-क्या एक्सप्लोर किए गए, एक तो इंडस्ट्रियल लिस्टिंग वाली बात की गई कि देखो यहाँ पर देखा गया एग्ज़ाम डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म। हम जानते ही हैं कि 2 पार्टीज़ होती हैं मेजरली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब देता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल रहता है, फैक्ट्री का मालिक समझ लीजिए। दूसरे होते हैं वर्कर्स होते हैं। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वर्कर्स क्या चाहते हैं कि वो पैसे मिले, कंडीशन अच्छी मिले और जो एम्प्लॉयर होता है, उसका काम क्या होता है प्रॉफिट बनाना। प्रॉफिट कैसे बनाएगा? इनपुट कम करेगा, आउटपुट ज़्यादा करना चाहेगा, मतलब एक्सप्लॉइटेशन समझ लीजिए। तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर पहले बात की गई कि एग्जामिन डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म एंड एम्प्लॉइज़ वर्क डायलॉग एम्प्लॉय वर्कर डायलॉग सिस्टम टू प्रमोट हार्मोनियस इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स अक्रॉस इंडियाज़ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पर ये चीज़ है भई, अगर आपस में लड़ाई करते रहेंगे तो क्या डेवलपमेंट होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ये वाली बात की गई कि रेज़ोल्यूशन मैकेनिज़्म होना चाहिए, जहाँ पर वो बैठकर प्यार से आपस में सुलझा सकें जो भी डिस्प्यूट्स है। वेज सिस्टम के बारे में बात की गई, स्टडी मिनिमम वेज पॉलिसीज़। ये देखा गया है भाई, किसी को मान लीजिए अब किसी की इमरजेंसी है, तो हम उसको उसको ₹10 पर डे के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखा गया है कि फिक्स कर दिया गया कि मिनिमम वेजेस का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही आता है कि अगर आप किसी को हायर कर रहे हो तो एटलीस्ट ही इज़ एंटाइटेल्ड टू गेट द मिनिमम दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट वर्क। तो उसको बोलते हैं मिनिमम वेज पॉलिसीज़। तो यहाँ पर हुआ स्टडीज़ मिनिमम वेज पॉलिसीज़ एंड फिक्सेशन प्रोसेस एड्रेस डिस्पैरिटीज़ अक्रॉस स्टेट्स। और देखा गया भाई यूपी, बिहार, महाराष्ट्र डिफरेंट स्टेट्स में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। बिकॉज़ ये जो लॉ बनाया जा रहा था, तो नेशनल कमीशन था, इंडिया के ऊपर था। ये सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन के ऊपर नहीं था। ठीक है? तो डिफरेंट स्टेट्स को स्टडी किया गया एंड एन्श्योर फेयर कंपनसेशन स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर्स। और ये वाली बात की गई कि भाई जो वर्कर्स हैं उनके लिए फेयर कंपनसेशन होने चाहिए। वर्क कंडीशन के बारे में बात की गई कि भाई कितने घंटे काम कर सकते हैं अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में। ये बात की गई, एनालाइज़ किया गया। लीव पॉलिसी, अगर छुट्टी चाहिए कि छुट्टी देनी होगी, 10 छुट्टी, 12 छुट्टी जो भी है। सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना होगा। अगर मान लीजिए कोई रोड पे काम कर रहा है तो उसको रिफ्लेक्टिव जो सूट्स होते हैं वो पहनने होते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखने होते हैं। अब कहीं न कहीं क्या चीज़ होती है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली एक लेबर काम कर रहा है, किसी वजह से उसने सेफ्टी गियर्स नहीं पहने हैं। मिसहैपनिंग हो जाती है, नुकसान क्या होगा उस आदमी का होगा, उसे चोट लग जाएगी, हैंडीकैप्ड बन सकता है, अपाहिज बन सकता है, मर भी सकता है। तो उसी की बात की गई टू प्रोटेक्ट वर्कर्स वेलफेयर एंड स्टेबलाइज कॉम्प्रिहेंसिव लेबर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। ये वाली बात की गई, भई आपको अगर आप लेबर करता है तो लेबर काम करेगा तो यही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। सोशल सिक्योरिटी वगैरह बात की गई, आइडेंटिफाई क्रिटिकल गैप्स इन सोशल सिक्योरिटी कवरेज। ये जानते ही हैं कि जो अनरेगुलेटेड सेक्टर होता है या जो जैसे छोटे-मोटे सेक्टर्स हैं, यहाँ पर कुछ पेंशन स्कीम तो नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी स्कीम तो कुछ नहीं होती है। जो पैसे मिलते हैं वो दे दिया जाता है, तो भी निकाला जा सकता है। कोई ऐसा उनकी पेंशन, कोई मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर ये वाली बात की गई, भाई जो गैप्स हैं वो देखा गया सोशल सिक्योरिटी कवरेज पर्टिकुलरली फॉर द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हू फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियाज़ लेबर फोर्स। और जहाँ तक ये बात देखी गई कि जो ये मिसिंग है, सोशल सिक्योरिटी की पार्ट मिसिंग है, वो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में है और जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। अब बात करते हैं भाई क्या-क्या रिकमेंडेशंस रही हैं इनकी। पहली क्या थी, वर्क कमिटी बनाई है, जो मैंने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क कमिटीज़ इन यूनिट्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनियन टू इम्प्रूव डायलॉग बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये भाई साफ-सी वाली बात है, हर एक इंडस्ट्री के अंदर वर्क कमिटीज़ होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, वर्क कमिटी डायरेक्टली जाकर उसमें कम्बेंसेशन के बारे में कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकती है। यूनिफॉर्म वेज पॉलिसीज़ होनी चाहिए। सजेस्ट किया गया कि स्टैंडर्डाइज़ मिनिमम वेज पॉलिसीज़ अक्रॉस स्टेट्स टू एलिमिनेट रीजनल डिस्पैरिटी एंड एंश्योर फेयर कंपनसेशन नेशनवाइड। अब ऐसा नहीं है कि यूपी के अंदर लेट्स से कि ₹500 डेली की मिनिमम वेज है और अगर मानते हैं महाराष्ट्र के अंदर ₹800 है और बिहार की बात करें तो लेट्स से कि ₹200 है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई इतना वेज आपको देखने हैं, सो दैट की डिस्पैरिटी ना हो। नहीं तो लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र में ज़्यादा आना पसंद करेंगे। ये तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, वीक रह जाएगा। सो एंश्योर फेयर कंपनसेशन नेशन वाइड, और जो कंपनसेशन देना पड़ता है तो बराबर रहें। चाइल्ड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई। स्टेबलाइज्ड एम्फसाइज लिंकिंग चाइल्ड लेबर एबोलिशन विद कंपल्सरी एजुकेशन प्रोग्राम, कि भाई किसी भी इंडस्ट्री में बच्चे काम कर रहे हैं तो ये बच्चे काम नहीं करने चाहिए और बच्चे काम नहीं करेंगे उनका एजुकेशन को कंपल्सरी एजुकेशन वाली बात की गई। एड्रेसिंग बोथ एक्सप्लॉयटेशन एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिंपल है कि वैसे इंडस्ट्रीज में चूड़ी बनाने की इंडस्ट्री होती है, पटाखे की इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर लेबर काम करते हैं, देखा वो ढाबे ऊपर भी काम करते हैं। तो उनको बोला है कि भाई इन सब चीज़ों को ध्यान रखो और जो बच्चे को अगर आपको इनसे निकालोगे तो बच्चों को पढ़ाई जरूरी है। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, सो प्रपोज्ड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स स्पेसिफिकली आर डिजाइन फॉर अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, कि भाई ऐसे सेक्टर जो ऑर्गेनाइज नहीं है उनके लिए डेडिकेटली आपको सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनानी चाहिए। यहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं कि देखिए इम्पैक्ट क्या होगा लेबर लेजिस्लेशन का, सो लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करें, सो द कमीशन रिकमेंडेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अमेंडमेंट टू दी क्रूशियल लॉज। भाई ये रिपोर्ट सबमिट की गई,
पार्लियामेंट डिस्कस हुआ और उसके हिसाब से बहुत सारे लॉज बनाए गए, जिसके अंदर आता है इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट जिसमें बात की कि देयर शुड बी सम बेसिक मिनिमम वेजेस, तो ये बनाया गया, और मॉडर्नाइज इंडियाज लेबर फ्रेमवर्क reform blueprint. So provide a comprehensive blueprint for future labor reforms and social security legislation, stabilizing principles that continue to guide policy making. थोड़ा सा चैलेंजेस और क्रिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो आता है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप्स में देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया का जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया है, फिर डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, हर स्टेट की डिफरेंट पॉलिसीज होती है, डिफरेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम हम फेस करने पड़ी। So have federal structures and state autonomy created challenges in uniform implementation of the recommendation across India's diverse industrial landscape. दूसरा आता है इंडस्ट्रियल रेसिस्टेंस भी है भाई, सबसे पहली बात है, अगर आप फेयर वेज के बारे में बात करें, कंपनसेशन देने के बारे में बात करेंगे, मिनिमम वेजेस के बारे में बात करेंगे, तो इंडस्ट्री इतनी पसंद नहीं कर रही है, उनके तो पैसे बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा ही। So some industrial group resist certain recommendations, particularly those requiring increased investment in workers welfare and safety measures, कि भाई हमारे इंडस्ट्री में पैसा ही नहीं है और आप कह रहे हो कि हम उनको एजुकेशन भी दें और हम उनको मॉडर्नाइज भी करें और उनके इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें, सेफ्टी मेजरमेंट प्रोवाइड करें, तो खर्चा बढ़ जाएगा। यूनियन रिस्पॉन्स कैसा रहा है? सो लेबर यूनिफॉर्म्स हैड मिक्स्ड रिएक्शंस। विल्स वेलकम मैनी रिफॉर्म्स, काफ़ी जो रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करा, वेलकम करा, बट सम डिमांडेड स्ट्रॉन्गर वर्कर्स प्रोटेक्शन एंड मोर स्ट्रिंजेंट एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशंस। तो कहीं न कहीं चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, ये चीज़ें रही हैं। तो ये चीज़ है कि फाउंडेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो मैंने बात करी थी 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और अगस्त में जाकर 1969 लगभग 3 साल के बाद इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है। सो रिमेन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स इन इंडियाज़ लेबर पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो यहाँ पर चीज़ आती है, तो पहले जो ये याद रखना कि फर्स्ट जो लेबर जो था ये यहाँ पर था। फिर जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर आता है, ये आता है 1999 मतलब 1999 में, और आई थिंक 2002 में ये रिपोर्ट सबमिट की थी। 2 में ही की थी या फिर 4 में की थी, ऐसा कुछ है, 2002 ही है मेरे हिसाब से। मैं गलत बोल रहा हूँगा, मुझे याद नहीं रहा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऑन कोई डिफरेंस की अगर बात करें, सो अगेन आज हम बात करते हैं, तो 2020 में भी कई सारे लॉज़ के लिए बात की गई थी, तो आज तक ये चीज़ चल रही है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन है। यहाँ पर ये आगे नाम रख लीजिए कि पीवी जो गजेंद्र गडकर जो हैं, गजेंद्र गडकर जी जो हैं, इनके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ही एक तो डेट 1966 टू 1969 और इनके चेयरमैन थे, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? सो हिज लीडरशिप बोथ जुडिशियल प्रिसिजन एंड बैलेंस पर्सपेक्टिव टू कॉम्प्लेक्स लेबर इश्यूज, एंश्योर रिकमेंडेशंस वर बोथ प्रैक्टिकल एंड लीगली साउंड। भाई रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन वो लीगली अवेलेबल ना हो या फिर प्रैक्टिकल ना हो, तो फ़ायदा क्या है? तो उसको ध्यान रखा गया है। ट्राईपार्टी वर्जन देखा गया है, मतलब एम्प्लॉइज़, वर्कर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़, इन तीनों के बीच में बात की गई है। सो एडवोकेट द कोलैबोरेटिव कोऑपरेशंस अमंग गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल रिलेशन। जो मॉडर्न अप्रोच है वो यही है कि भाई वर्कर्स एम्प्लॉइज़ को अकेले-अकेले मत देखो, या दोनों के साथ मत देखो, गवर्नमेंट को भी लेकर चलो। गवर्नमेंट के जो क्या होता है, काम क्या होता है, लॉज़ बनाती है, बॉडीज़ होती हैं, थर्ड पार्टी बॉडीज़ उनके लिए। ठीक है? अगेन यहाँ पर आ गया, सो देख लीजिए, कमीशन फॉर्म किया गया था 1969 के अंदर, रिपोर्ट सबमिट की गई थी। 1999 में जाके सेकंड कमीशन को फॉर्म किया गया था, और अगर आज की बात करें, तो आज भी हम रिफॉर्म्स के बारे में बात करते ही हैं। सो कैसी लगी वीडियो आपको? अगर कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ है ना, तो आप इसे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। यस, सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।